हेलो एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। पिछले सेशन में हम लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। उस सेशन में हम लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया के हेल्प से फोर्स को डिफाइन किया और हमें पता चला कि फोर्स ही मेन रीजन है किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज का। इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा मोमेंटम और दूसरा टॉपिक होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हेल्प से आज हम लोग फोर्स को मेजर करना सीखेंगे। तो चलिए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है, आप भी ध्यान से देखे होंगे कभी कि कोई जेवलिन प्लेयर है या कोई बॉलर है, वो बॉल को या जेवलिन को फेंकने से पहले क्या करता है? रनिंग करता है। यानी कि पहले तेजी से क्या करेगा? रनिंग करेगा और उसके बाद जेवलिन को थ्रो करेगा और बॉल को थ्रो करेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? दूसरा जो क्वेश्चन है कि जब कोई बैट्समैन है वो बॉल को हिट करने से पहले पहले बैट को पीछे ले जाता है, बैकवर्ड ले जाता है, फिर फॉरवर्ड ला करके क्या करता है? बॉल को हिट करता है। और लास्ट क्वेश्चन है वो है कि जब कोई प्लेयर बॉल को कैच करता है, कैच करने के बाद अपने हाथ को बैकवर्ड मूव क्यों करता है? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलेगा आज के पहला टॉपिक से, जिसका नाम है मोमेंटम। तो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले अगला सेशन को कंटिन्यू करने में। तो आइए चलते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इस पिक्चर से। लेकिन उससे पहले जान लें कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज मोमेंटम। लेकिन इस फॉर्मूला से, इस डिफिनेशन से आप मोमेंटम को समझे नहीं होंगे, ना ही कभी समझ पाइएगा। उसके लिए आप मोमेंटम को फ़ील करिए, आप मोमेंटम को फ़ील करिए। चलिए आज हम आपको मोमेंटम को फ़ील कराते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप इस व्यक्ति के स्थान पर हैं, यानी कि आप किसी कोकोनट ट्री के नीचे बैठ कर के मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन आपका आज लक खराब है और एक कोकोनट टूट के आपके सर पर। दूसरा, कुछ देर बाद एक बच्चा आता है और एक बॉल से आपको हिट करता है। अब आप बताइए कि किस केस में, कोकोनट के केस में या बॉल के केस में आप ज़्यादा पेन फ़ील करेंगे? किस केस में? आपका आंसर होगा कोकोनट, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। अभी हम मास इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, अभी मान के चलिए इस केस में जो पहला केस बोले कि कोकोनट आया आपके सर के ऊपर और इस बच्चा ने थ्रो किया। पहला केस में मान लीजिए कि जो वेलोसिटी है वो है फिक्स है दोनों का 4 मीटर पर सेकंड। दोनों का वेलोसिटी फिक्स है, बॉल का भी और कोकोनट का भी। अब आप बताइए कि कौन ज़्यादा हिट करेगा, कौन आपको ज़्यादा पेन पहुँचाएगा? तो आपका आंसर होगा क्या? कोकोनट, क्योंकि इसका मास क्या है? ज़्यादा है और इसका मास क्या है? कम है। अभी इस केस में दोनों का वेलोसिटी सेम है, हमें वेलोसिटी से कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब फ़र्क पड़ेगा इसके मास से, इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। तो जिसका मास ज़्यादा है तो उसमें अभी मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसमें मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? फिक्स है, दोनों में सेम है और इसका मोमेंटम क्या होगा? कम होगा। अब आप बताइए कि इस मूविंग कोकोनट जब आपको हिट किया तो आप क्या फ़ील किए? इसका इम्पैक्ट क्या आया? ज़्यादा आया। जो इम्पैक्ट आप फ़ील कर रहे हैं ना, वही इम्पैक्ट मान के चलिए कि क्या है? हमारा मोमेंटम है। यानी कि मास में इसमें कोकोनट में मोमेंटम ज़्यादा था तो ज़्यादा पेन फ़ील किए, इसमें मोमेंटम कम था तो कम फ़ील किए। आइए मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लीजिए कि ये जो कोकोनट का मास है ये 1 केजी है। कोकोनट का मास कितना है? 1 केजी है और बॉल का मास हाफ केजी। ठीक? तो अब हमारा जो मोमेंटम होगा वो होगा 1 केजी मल्टीप्लाई 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो आंसर आएगा 4 मीटर, सॉरी, जो आंसर आएगा वो होगा आपका 4 केजी मीटर पर सेकंड। अगर आप हम बॉल को निकालिएगा, बॉल का निकालिएगा मोमेंटम 1/2 केजी मल्टीप्लाई 4 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आएगा 2 केजी मीटर पर सेकंड। आप इस केस में जब वेलोसिटी फिक्स है, इस केस में आप देखिएगा कि कोकोनट का जो मोमेंटम है वो क्या है? ज़्यादा है बॉल से। इसीलिए कोकोनट आपको हिट करता है तो आप ज़्यादा पेन महसूस करते हैं और बॉल से कम।
क्योंकि बॉल कोकोनट का इम्पैक्ट क्या है, ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा है। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। अब हम सोचते हैं कि इस कोकोनट का जितना इम्पैक्ट आप पे आया, जितना कोकोनट से आप पेन फ़ील किए, हम इस बॉल से भी उतना ही पेन फ़ील कराना चाहते हैं आपको। तो हमें क्या करना होगा इस बॉल के साथ? क्या हम इसके मास को इंक्रीज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि मास तो फिक्स है। किसी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं अभी। तो हमें इसके वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा कि जितना इम्पैक्ट लाने के लिए। जैसे कि मान के चलिए कि ये 1 केजी का जो कोकोनट है, इसका जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड है। अब हम लोग बॉल की स्पीड को बढ़ा देते हैं और इसका स्पीड कर देते हैं, इसका वेलोसिटी कर देते हैं 4 मीटर पर सेकंड। अब इस केस में क्या होता है, जब आप मोमेंटम कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 केजी मल्टीप्लाई 2 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 2 केजी मीटर पर सेकंड। बॉल का जो आपका आंसर आएगा 1/2 केजी मल्टीप्लाई 4 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 2 केजी मीटर पर सेकंड। अब आप इस केस में देखिए, इस केस में जब हम लोग वेलोसिटी को बढ़ा दिए, बॉल के वेलोसिटी को बढ़ा दिए, तो क्या हुआ? दोनों का मोमेंटम सेम हो गया। यानी कि अब जब इस बॉल को हम हाफ केजी बॉल को क्या करेंगे, 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आपके ऊपर थ्रो करेंगे, तो आप उतना ही इम्पैक्ट फ़ील कीजिएगा, जितना आप इस 1 केजी कोकोनट के इम्पैक्ट को फ़ील कर रहे हैं, हिट करने के बाद। बात समझ गए? यानी कि मोमेंटम 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला है मास और दूसरा है वेलोसिटी। अगर हम लोग वेलोसिटी को फिक्स कर दें और एक ऑब्जेक्ट के मास को बढ़ा दें, दूसरे ऑब्जेक्ट के मास को कम रखें, तो जिसका मास ज़्यादा होगा, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर हम लोग मास को फिक्स कर दें, 2 ऑब्जेक्ट है, उसका मास फिक्स कर देते हैं, सेम कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं और वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, उसका इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा होगा और जिसका मोमेंटम कम होगा, उसका इम्पैक्ट आप पे क्या होगा? कम होगा। तो मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम होता है, प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी का। यानी कि मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंटम है वो मेजर ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया है। एक मोमेंटम क्या है? तो मेजर ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो है क्वांटिटी ऑफ QUANTITY क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, या मोमेंटम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, किसी भी मूविंग बॉडी का क्या है? प्रॉपर्टी है। किसके कारण? तो उसके मास और वेलोसिटी के कारण। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में मास कम है तो मोमेंटम कम होगा, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक? तो मोमेंटम क्या हो गया? उस मूविंग ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी हो गई। आइए डिटेल में जानते हैं। तो मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी। अभी हम आपको बता दिए। और दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। ये भी आपको पता है। ठीक, मैथमेटिकली हम लोग मोमेंटम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और जो हमारा इस चैप्टर का पहला फ़ॉर्मूला है पी इक्वल टू एम भी। पी इक्वल टू एम भी। पी क्या है? मोमेंटम है और एम क्या है? मास है और भी क्या है? वेलोसिटी। ये क्या है? वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। जैसे कि ये जो कोकोनट है इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मोमेंटम भी क्या होगा? किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और लीजिए मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है? तो मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। मोमेंटम को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी है। यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वही क्या है? मोमेंटम है। ठीक, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है? तो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आया? एम इक्वल टू एम मल्टीप्लाई भी। एम का जो यानी कि मास का जो एसआई यूनिट होता है केजी होता है और वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि जो मोमेंटम का एसआई यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड होगा। मोमेंटम इतना ही, समझ गए? नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करेंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे 2 पिक्चर लिया है। पहला पिक्चर में एक व्यक्ति है जो बस पे फ़ोर्स लगा रहा है और दूसरा पिक्चर में कार पे। मान लीजिए कि ये दोनों व्यक्ति द्वारा जो फ़ोर्स लगाया जा रहा है वो सिमिलर है। दोनों व्यक्ति के द्वारा जो फ़ोर्स लगाया जा रहा है वो क्या है? सिमिलर है। मान लिए 1000 न्यूटन ये व्यक्ति बस पे भी फ़ोर्स लगाता है और 1000 न्यूटन ये व्यक्ति कार पे भी फ़ोर्स लगाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसमें सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो आपका आंसर होगा इस कार में, क्योंकि इस कार का मास क्या है? कम है। और इस बस का जो मास है वो क्या है? ज़्यादा है। इस बस का मास क्या है? कम है, इस बस का मास ज़्यादा है। ठीक? फ़ोर्स हम लोग इक्वल लगा रहे हैं। इसमें मास ज़्यादा है, मास कम है, सॉरी, इसमें मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास का? क्योंकि मास अगर ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरा केस लेते हैं। हमारे पास सेम वेट का 2 बॉक्स है। मान लीजिए कि दोनों का वेट 5 केजी और 5 केजी। अगर आपसे बोला जाए कि किसी किसी एक में तुम ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करो और किसी में कम, तो जिसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना होगा तो उसमें हम ज़्यादा फ़ोर्स लगाएँगे और जिसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना होगा तो हम फ़ोर्स लगाएँगे। ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन, ज़्यादा फ़ोर्स। अगर ज़्यादा एक्सेलरेशन लाना है तो ज़्यादा फ़ोर्स लगाएँगे, कम एक्सेलरेशन लाना है तो कम फ़ोर्स लगाएँगे। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? फ़ोर्स का। एक्सेलरेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ़ोर्स का। हमारे पास 2 इक्वेशन आया, ध्यान रखिएगा, हमारे पास 2 इक्वेशन आया। कौन? ए है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m का मास का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? फ़ोर्स का। 2 इक्वेशन, दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो मास एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ़ोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब हम लोग इस मास को यहाँ लाते हैं तो A इंटू एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ़ोर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ़ोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक? हमारे पास जो मेन रिजल्ट लाना था वो ये है। फ़ोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन का। अब हम लोग यहाँ पे जो पर्सनैलिटी का साइन है उसको रिमूव करते हैं और जब भी पर्सनैलिटी के साइन को रिमूव कीजिएगा तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, तो क्या हम फ़ोर्स इक्वल टू के कांस्टेंट है और एम मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं? यहाँ पे जो कांस्टेंट का जो वैल्यू है, के का जो वैल्यू है, यहाँ पर जो के का वैल्यू है वो 1 के बराबर है, तो फ़ोर्स इक्वल टू हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि हम बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एक्सेलरेशन। यानी कि न्यूटन के मोशन के सेकंड लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं? फोर्स को मेजर कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं। अब आइए इसको डिटेल में देखते हैं। मैथ एक्सपेरिमेंटली अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया बस के साथ, कार के साथ और 2 बॉक्स के साथ। तो हमें क्या मिला था कि जो एक्सेलरेशन होता है, किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनबैलेंस फोर्स के। यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स में मिला था। दूसरा क्या है? एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और उसके बाद जो हम लोगों ने कैलकुलेट किए तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया था? फोर्स इज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन है। यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या आया? फोर्स इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए। यानी कि न्यूटन के सेकंड नियम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। ये हुआ न्यूटन का सेकंड नियम, न्यूटन के सेकंड नियम। और फोर्स क्या होता है? तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा? तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए। यानी कि एम का मतलब के जी और ए का होता है वेलोसिटी, सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। यानी कि फोर्स का जो एसआई यूनिट 2 मिला, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। और यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा। अब आते हैं मोमेंटम और
न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से एक फार्मूला मिला, वो हुआ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ये मिला। अब बताइए एक्सेलरेशन का वैल्यू मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। अब आप इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, तो आपके पास आएगा फोर्स इक्वल टू एम मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई। अब आप इसको सोल्व कीजिए तो आपके पास रिजल्ट आएगा एम भी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। अब एम भी और एम यू क्या है? वही तो हमारा मोमेंटम है। V इक्वल टू क्या होता है? एम भी मास इंटू वेलोसिटी। जी भी वेलोसिटी है, यू भी वेलोसिटी है। भी कैसा वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी। यू इनिशियल वेलोसिटी। तो एम भी क्या होगा? फाइनल मोमेंटम। एम यू क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम। यानी कि F इक्वल टू पी एफ यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस पी आई यानी कि इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टी। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है? यही तो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, एल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है या एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आते हैं हम लोग इस वीडियो के पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये था पहला क्वेश्चन ये था कि कोई जैवलिन प्लेयर या बॉलर बॉल को और जैवलिन को थ्रो करने से पहले रन क्यों करता है? दौड़ता क्यों है? तो अब आप ध्यान दीजिए, हम लोग क्या बोले कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर एक मोमेंटम जनरेट होता है। मूव कर रहा है तो मोमेंटम जनरेट होता है, चाहे वो कोई भी बॉडी हो, हम क्यों नहीं हो। अगर हम भी दौड़ रहे हैं तो हमारे अंदर एक मोमेंटम जनरेट होगा। हम भी किसी में टक्कर मारेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जिस पे टक्कर मारेंगे उस पे उसको फील होगा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी या कोई भी पर्सन मूव कर रहा है, रन कर रहा है, तो उसमें मोमेंटम जनरेट होगा। तो हम कोई प्लेयर क्या हुआ? जब जेवलिन प्लेयर रन कर रहा है या बॉलर रन कर रहा है तो उसके अंदर मोमेंटम जनरेट हो रहा है। जो मोमेंटम जनरेट हो रहा है वो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सारा उसके बॉडी से मोमेंटम ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? जैवलिन में और बॉल में। जब जैवलिन में ट्रांसफर होगा तो जैवलिन ज़्यादा दूरी तक ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा, और जब बॉल में ट्रांसफर होगा तो बॉल ज़्यादा स्पीड से क्या करेगा? मूव करेगा। दूसरा, बैट्समैन बैट को पीछे क्यों ले जाता है? बैकवर्ड क्यों लाता है और फिर फॉरवर्ड क्यों लाता है? तो इसका आंसर देखिए, जैसे कि हमारे हाथ में बॉल है। अब आप दीजिए कि हम इसमें किसी भी तरह के मोमेंटम नहीं जनरेट करते हैं या थोड़ा-सा करते हैं। बस हम लोग अपने क्लाई को मूव करते हैं और हम क्या करते हैं? इस रिमोट को थ्रो करते हैं। अब बताइए कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? इसमें कितना स्पीड आएगा? बहुत कम। अगर हम इसी रिमोट को अब यहाँ से इतना स्पीड जनरेट करें, कितना? इतना, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा या नहीं? इस कंडीशन में मोमेंटम जनरेट हो रहा था? नहीं हो रहा था। अगर कोई बैट्समैन केवल इतना ही अगर बैट को हिलाएगा, इतना ही बैट से मारेगा, तो क्या वो बॉल ज़्यादा तेज़ी से जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए वो क्या करता है? सबसे पीछे ले जाता है और पीछे लाएगा तो तेज़ी से बॉल को फिर तेज़ी से बैट को आगे फॉरवर्ड करेगा, आगे मूव करेगा। में क्या होगा? बैट में मोमेंटम जनरेट होगा और उस मोमेंटम फिर ट्रांसफर होगा किसमें? बॉल में, और बॉल उतना ही तेज़ी से क्या होगा? भागेगा। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम लोग इसी टॉपिक पे मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे।